गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु के परिवार और संपत्ति संबंधी विचारों पर। परिवार और संपत्ति पे अरस्तु के क्या विचार थे, इन पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम ले लेते हैं परिवार पे उनके क्या विचार थे, परिवार को वो क्या मानते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास के लिए परिवार आधारभूत आवश्यकता है। यानी कि परिवार में ही व्यक्ति और राज्य के विकास के लिए और परिवार के विकास के लिए, दोनों के लिए ही किसकी आवश्यकता है? परिवार की आवश्यकता है। अरस्तु का जो दर्शन था वो दर्शन पदसोपानीय संरचना पर आधारित था, यानी कि हायरार्की पे आधारित था। उन्होंने अपना जो दर्शन दिया वो पदसोपान के रूप में है पूरा। उनमें उन्होंने बात करी, जैसे सबसे पहले अपन ले परिवार। जो परिवार है, परिवार सामाजिक जीवन का आधार है। यानी सामाजिक जीवन जो है उसका आधार परिवार माना है। उसके बाद हम ले जैसे राज्य, तो राज्य की उत्पत्ति या विकास, राज्य की उत्पत्ति या विकास को भी उन्होंने परिवार को आधारभूत माना है, आधारभूत संरचना माना है। यानी परिवार से ही राज्य का विकास हुआ है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। यानी नागरिक जो है, नागरिक के लिए क्या है? प्रथम पाठशाला है परिवार। परिवार महत्वपूर्ण है। एक जो व्यक्ति है उसका सबसे पहला जो संपर्क है वो किसके साथ में होता है? परिवार। परिवार व्यक्ति को शिक्षित करता है और उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी परिवार में ही व्यक्ति प्राथमिक रूप से, जो अपन कहें कि परिवार के बाद स्कूल के बाद कॉलेज, फिर अपना कॉलेज के बाद कोई विश्वविद्यालय और उसके बाद किसी संस्था में काम करता है। तो इस प्रकार से उसका क्या होता है? समाजीकरण होता है। तो पहली प्रथम जो पाठशाला है जिसमें वो शिक्षित होता है वो क्या है? परिवार है। परिवार को समाज का भी प्रथम आधार माना गया है और परिवार को राज्य की उत्पत्ति का जो विकास है उसमें भी प्रथम पदसोपान किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। यहाँ पे अरस्तु कह रहा है परिवार जो है व्यक्ति के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। अब परिवार में किसको शामिल करता है अरस्तु? परिवार में जो अरस्तु का विचार है वो त्रिकोणात्मक संबंधों पर आधारित है। तीन त्रिकोण मानता है उसको, तीन स्ट्रक्चर, तीन आधारों पे खड़ा हुआ है परिवार। अपने जो उसने वर्णन किया, अपना जो दर्शन दिया है, उस दर्शन में वो सबसे पहले कहता है परिवार में क्या? पति पत्नी, पति है, पति और पत्नी। दूसरा पिता और पुत्र। तीसरा मानता है स्वामी और दास। पहला या प्रथम उसने कहा है कि पति और पत्नी परिवार में, पिता और पुत्र, और स्वामी और दास। ये परिवार की जो अरस्तु की परिभाषा है वो ये है कि जिसमें पति पत्नी, पिता पुत्र और स्वामी और दास निवास करते हैं, वह आधारभूत संरचना क्या कहलाती है? परिवार कहलाती है। यहाँ पे दास को भी वो एक जीवित सामान की तरह मानता है कि दास जो है वो जीवित है, लेकिन परिवार का वो एक अंग है। उसको वो आवश्यक मानता है, व्यवहारिक मानता है, एथिकल मानता है कि वह मतलब परिवार के विकास के लिए और दास के स्वयं के विकास के लिए भी दासता आवश्यक है। अलग एक टॉपिक पर अपन बात करेंगे दासता पे, उसमें हम लोग इस पे बात कर सकते हैं।
प्रथम यहाँ पे मानता है वो पति और पत्नी, यानी कि पति और पत्नी। पति और पत्नी में अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष क्या होने चाहिए, समानता का दर्जा दिया महिला और पुरुषों को। लेकिन यहाँ पे अरस्तु का क्या कहना है, अरस्तु मध्यम मार्गी है, मध्यम मार्ग है, और वो मध्यम हर चीज़ का मिडिल पाथ डेवलप करता है कि मध्यम मार्ग है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति जो है अपना विकास मध्यम मार्ग को अपनाते हुए कर सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग की बात करी थी कि तार को इतना भी नहीं कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसका सूर्य बिगड़ जाए। उसी प्रकार अरस्तु ने भी यही शिक्षा दी, उनका जो दर्शन था वो मध्यम मार्गी था, और वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग को ही क्रांति नहीं हो, इसमें भी वो कह रहा था कि मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करना चाहिए, मध्यम वर्ग को आगे लाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का रिलेशन नहीं हो। अगर उच्च वर्ग को प्राथमिकता देंगे तो भी होगा, और निम्न वर्ग को अगर दबाएंगे ज़्यादा तो भी रिलेशन होगा। तो उस क्रांति के संबंध में जो विचार थे अपन ने उनमें बात करी थी। उसी प्रकार ये कह रहा है प्लेटो क्या कहता है कि समानता है, और यहाँ पे अरस्तु कह रहा है वो पति और पत्नी में समानता में विश्वास नहीं करता। यहाँ पे वो पति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। वो कह रहा है कि जो पति है वो परिवार का मुखिया है, परिवार का संचालन पति कर सकता है, और अच्छे प्रकार से संचालन अगर परिवार का करना है तो उसका मुखिया वो मानता है पति को। पति का कार्य है आदेश देना, और पत्नी का काम है आदेश का पालन करना, यानी कि वो आदेश का पालन करने का जो गुण है वो ये यहाँ पे कह रहा है कि पत्नी का होना चाहिए। पति का काम है आदेश देना, पति जो है वो अच्छा परिवार का संचालन कर सकता है। पति और पत्नी में किसी प्रकार का संबंध या समानता का संबंध नहीं है। यहाँ पे प्लेटो कह रहा है कि समानता का संबंध है, अरस्तु कह रहा है कि नहीं, समानता का संबंध नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है कि पति और पत्नी दोनों अपनी आवश्यकताओं की, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो नैतिक हो, किसी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे अरस्तु कह रहे हैं कि ना तो अकेला पुरुष अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है, और ना ही कोई महिला अपने जीवन को अच्छे से जी पाती है। तो वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, वो दूसरे से भिन्न नहीं है। दूसरा परिवार के संबंध में उन्होंने कहा पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। यहाँ पे अरस्तु का कहना है कि पिता जो है वो क्या भूमिका निभाता है। एक जो अच्छा पिता है वो उनका कहना है कि अपने पुत्र को या पुत्री को या उसके जो बच्चा है उसको आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाए, आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाए, और उस पे नियंत्रण रखे, उनको अनुशासन दे, है ना, और वो जो कोई गलत राह पे जाए तो उन पे कंट्रोल भी हो, और उनको सही मार्ग या सही दिशा निर्देश भी वो दे। यानी उन्होंने कहा कि अगर पिता का पुत्र पे अनुशासन होगा और उसके साथ प्रेम होगा तो वो परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुशासन आवश्यक है, गाइडेंस आवश्यक है, और एक सही दिशा निर्देश या एक सही दिशा, और एक अगर पुत्र या कोई भी बच्चा है उसका तो उसको बेसिक सुविधाएं वो प्रोवाइड करवाए। अगर उसको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगे तो अपना डेवलपमेंट वो नहीं कर पाता। तो ये जो अच्छी भूमिका जिसको मानता है कि गुड जो फादर है वो ये कि वो बेसिक सुविधा उपलब्ध करवाए, उस पर कंट्रोल भी रखे, उनको अनुशासन भी दे, उसको अच्छी दिशा दे, उसको शिक्षित करने में अपना योगदान दे, और उससे प्रेम भी करें। ऐसा नहीं कि मतलब कठोर अनुशासन की बात करता, नहीं, प्रेम। जैसे कुम्हार है वो कह रहा है कि एक प्रकार से अंदर से वो किसी मटके का निर्माण करता है तो उसको एकदम सहारा देता है और बाहर से वो थपेड़े देता है। तो अच्छा जो एक निर्माण है किसी बच्चे का उसी प्रकार से हो कि उसको बैलेंस, नियंत्रित और प्रेम दोनों की बातें वो करता है। तीसरा वो कहता है स्वामी और दास, स्वामी और दास। यहाँ पे अरस्तु दासता को अनैतिक नहीं मानता। यहाँ पे वो कहता है कि दासता नैतिक है और व्यवहारिक है। ये दास के लिए भी शुभ है, अच्छी है, और स्वामी के लिए भी शुभ है। यहाँ पे अनैतिकता नहीं है। दास जो है वो बुद्धिहीन है, स्वामी जो है बुद्धिमान है। अगर कोई दास या कोई बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रह कर के ही अपना विकास कर सकता है, ये दोनों के हित में है, दोनों को उससे सकारात्मक लाभ मिलेगा। दास के लिए भी है
क्योंकि दास अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने परिवार का विकास कर सकता है, अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। और ये अनैतिक नहीं है, इसको नैतिक कह रहा है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, ये अव्यवहारिक नहीं है किसी प्रकार से। अरस्तु इसको व्यवहारिक नहीं मानता। वो परिवार के अंदर जो परिवार की जो संरचना है उसमें वो तीन इन त्रिकोणात्मक प्रकार देता है और इनको तीनों को शामिल करता है। इन तीनों को शामिल करने के बाद में किसका निर्माण होता है? परिवार का। तो वो परिवार को आवश्यक मानता है, व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक मानता है और राज्य का विकास के लिए भी परिवार को आवश्यक मानता है। जबकि प्लेटो जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए परिवार को आवश्यक नहीं मानता। वो परिवार के साम्यवाद और पत्नियों के साम्यवाद की बात करता है कि इस प्रकार से परिवार की आवश्यकता नहीं है। अगर परिवार होगा तो उससे व्यक्ति का प्रेम होगा, प्रेम होगा तो उससे भेदभाव बढ़ेगा, पक्षपात बढ़ेगा और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा और अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा, दूसरों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। जबकि अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति जो एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है, वो समूह में रहना चाहता है तो परिवार उसके सबसे नज़दीक है। समाज का जो पहला आधार है वो क्या है? परिवार है। और जो राज्य है उसका विकास हुआ है, अगर उसका डेवलपमेंट है तो उसका मूल आधार क्या है? परिवार है। परिवार में वो इनको शामिल करता है, पति पत्नी, बच्चा और पिता और स्वामी और दास। ये इनके परिवार के संबंध में इनके विचार थे अरस्तु के। और हम बात करें संपत्ति के संबंध में क्या विचार थे? प्लेटो के अपने गुरु, अरस्तु के अपने गुरु प्लेटो से बिल्कुल विपरीत विचार थे। उन्होंने अपने गुरु की बातों का विरोध किया कि संपत्ति का साम्यवाद कर दिया था यहाँ पे प्लेटो ने। लेकिन अरस्तु कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व का जो विकास है वो किससे होगा? जब वो कोई श्रम करता है और उस श्रम से के साथ अपने को जोड़ेगा। यानी कि व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उसका श्रम का परिणाम है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे जो संपत्ति बटोरता है तो वो उसको देख सकता है कि हाँ, इतनी मेहनत मैंने करी और उसके कारण ही मुझे इतना संपत्ति मिली, ये उसका परिणाम है कि मेरी मेहनत का रिजल्ट है, उसको देख सकता है। अगर वो मेहनत करेगा और उसका रिजल्ट नहीं है तो वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। वो कह रहा है अगर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं है या संपत्ति नहीं है तो वो किसी प्रकार का उदार नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, उदारक नहीं बन सकता, लिबरल नहीं बन सकता, या किसी प्रकार की मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, किसी को ओबलाइज नहीं कर सकता। उसके पास प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि व्यक्ति के पास ना तो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा हो, है ना, और ना ही इतनी कम हो। यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो बीच का हो, ना ज़्यादा हो और ना कम हो। निश्चित एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे वो निश्चित प्रॉपर्टी की बात करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है निश्चित प्रॉपर्टी के साथ ही हो। यहाँ पे परिवार में एक बात और बात करता है विवाह की। प्रॉपर्टी के बारे में वो ना ज़्यादा और ना कम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है। अपने गुरु जो प्लेटो उससे बिल्कुल विपरीत विचार देता है कि प्रॉपर्टी जो है व्यक्ति का श्रम का परिणाम है और प्रॉपर्टी व्यक्ति से नहीं छीनी जानी चाहिए क्योंकि वो अपने परिश्रम से वो कमाता है। यहाँ पे परिवार के में वो महत्वपूर्ण जो कड़ी है विवाह की बात करता है। विवाह यहाँ पे अरस्तु का मानना है कि विवाह परिवार की एक महत्वपूर्ण मतलब संस्था है, एक महत्वपूर्ण परंपरा मानता है इसको कि विवाह, अगर विवाह नहीं है तो परिवार संभव नहीं है। जबकि यहाँ पे प्लेटो ये कह रहा है कि भाई विवाह नहीं होने चाहिए। विवाहों को राजा जो विवेकी है या बुद्धिमान है वो समय समय पर क्या करवाएगा, आयोजन कराएगा और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो राज्य की देखरेख में बड़े होंगे, किसी प्रकार से उनका मोह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अरस्तु का कहना है कि विवाह का आयोजन होना चाहिए और परिवार के लिए आवश्यक है। लेकिन उसमें वो 3-4 कंडीशन देता है। एक तो आयु होनी चाहिए, है ना, निश्चित आयु करता है विवाह के लिए भी इतनी आयु हो और उस आयु में उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो। अगर उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो ही वो क्या होगा, अच्छी जो संतानें वो पैदा करने में सक्षम होगा। तो विवाह को भी आवश्यक मानता है, जबकि प्लेटो विवाह को आवश्यक नहीं मानता है। वो शासक और संरक्षक वर्ग के लिए विवाह को बिल्कुल वगैरह पत्नियों का साम्यवाद विवाह को नहीं मानता। जबकि अरस्तु यहाँ पे विवाह के बारे में बात करता है। विवाह होगा तो परिवार बनेगा और परिवार के विकास से समाज का विकास है और राज्य का विकास है। परिवार और जो संपत्ति है वो दोनों का आवश्यक मानता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और व्यक्ति को एक सद्जीवन के लिए, गुड लाइफ के लिए वो बात करता है कि राज्य का निर्माण किसके लिए हुआ, जीवन के लिए, और राज्य जो है वो अच्छे जीवन के लिए, सद्जीवन के लिए
बना हुआ हर व्यक्ति का सद्जीवन जब ही होगा जब उसके पास में परिवार होगा और उसके पास में संपत्ति होगी। इस प्रकार हमने बात करी प्लेटो की संपत्ति और परिवार के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दास्ता पे प्लेटो अरस्तु के क्या विचार थे, क्योंकि वो दास्ता को बिल्कुल नैतिक और व्यवहारिक मानता है। धन्यवाद।